हेलो स्टूडेंट्स। आज बायो के लेक्चर में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ओव्यूल के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब ओव्यूल में मैंने आपको एम्ब्रियो सेक पढ़ाया था और ओव्यूल के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे वो बताए थे, जैसे चालजा हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है, प्लेसेंटा हो गया, फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, और बाकी एम्ब्रियो सेक का तो मैंने बताया ही था। और इसके अलावा मैंने जो आउटर इंटेगुमेंट थे और इनर इंटेगुमेंट थे उनकी भी बात करी थी। ठीक है, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? इससे ओव्यूल से पहले मैंने आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भी पढ़ाया था। ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या थी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वह क्रिया थी जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, तो जिससे क्या बन जाते हैं, फिर बाद में स्पोर्स बन जाते थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस में गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, जो मेगा स्पोर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एट लास्ट आपको क्या मिल जाता है, एक मेगा स्पोर मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या कह रहा है, जो बीजांड होता है और जो भ्रूणकोश होता है, ठीक है, यानी ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की क्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है ना, अब गुरु बीजाणु जनन के समय क्या होता है, जो एमएमसी होती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये आगे क्या करती रहती हैं, डिवीज़न करती रहती हैं। अब इसमें देखते हैं पहले होता क्या है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो किससे बनी होती हैं, आर्चिस्पोरियल सेल से बनी होती हैं। अब आर्चिस्पोरियल सेल कहाँ होती हैं, जो ओवरी होती है, ये क्या होती है, ओवरी वॉल में पाई जाती हैं। ठीक है ना, और वहीं से डेवलपमेंट लेती रहती हैं। अब इन आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होता रहता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। इनमें क्या होता रहता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता रहता है। पेरिक्लाइनल डिवीज़न इनमें दो तरह का होता है, एक आउटर लेयर में, एक इनर लेयर में। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको हम आउटर लेयर में डिवीज़न के फलस्वरूप बनने वाली जो सेल होती है उसे हम प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। ठीक है, और जो इनर लेयर में बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो डिवाइड यानी विभाजित हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो डिवाइड नहीं होती है और आगे चलकर यही क्या करती है, एमएमसी का काम करती है, यानी मेगा स्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। ठीक है ना, अब क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है यानी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरह से होती है, वो 2n होती है। ठीक है, डिप्लॉइड होती है। इसमें क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाती हैं, इस तरह से दो सेल्स बन जाती हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्या बन जाएंगी, दो सेल्स बन जाएंगी। ठीक, अब दो सेल्स के क्या होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इस वाली सेल में आगे फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ ये क्या रहेगी, संख्या इनकी हैप्लॉइड रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड यानी n रहेगी। यहाँ पे मैंने 2n लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक, अब द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन है इसके फलस्वरूप क्या बन जाती हैं, चार कोशिकाएं बन जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चार कोशिकाओं का ये एक टेट्राड बन जाता है, चतुष्क बन जाता है, और ये कैसा दिख रहा है आपको, इस तरह से लंबवत है। ठीक है, इसमें तीन सेल्स तो यूं लगे हुए हैं और एक सेल नीचे लगी हुई है, तो क्या है, एक टेट्राड है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आगे देखो, इनमें से, इन चार सेलों में से इस तरह से अगर मैं बना दूं, इसको ऐसे भी नहीं बनाती हूँ, ऐसे बना देती हूँ, लंबवत है ये चार सेल्स। इन चार सेलों में से जो नीचे की तीन सेल हैं या ऊपर की कोई तीन एक सेल ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे की एक, नीचे की यहाँ पे, चलो ऊपर की बता रखा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तीन सेल्स हैं जो, वो सेल्स क्या नहीं करेंगी, डेवलपमेंट नहीं करेंगी, वो डिजॉल्व हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और जो ये नीचे की एक सेल है, इनमें न्यूक्लियस बना लेना आप,
ठीक है। जो नीचे की एक सेल है वही क्या करेगी, सिर्फ डेवलपमेंट करेगी आगे, ठीक है। और ये बाकी की 3 क्या करेंगी, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी, पोषण देने का काम करेंगी। और जो ये एक है जिसका डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आगे, ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और यही क्या बनती है आगे जाके, फंक्शनल मेगास्पोर की तरह ये क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है इस फंक्शनल मेगास्पोर में, यानी इसमें क्या होता है आगे, माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है। माइटोसिस डिवीज़न जब होता है तो क्या हो जाता है, इस सेल के न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, 1 से 2 में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो तब हम इसे क्या बोलते हैं, ये वाली स्टेज क्या कहलाती है, 2 सेल स्टेज कहलाएगी। यहाँ फिर 2 से 4 सेल बनेंगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, 4 सेल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये क्या बन जाती है, लास्ट जो डिवीज़न होता है माइटोसिस, इसमें कितनी सेल्स बनती हैं, 8 सेल्स बनती हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 8 सेल्स या 8 सेल्स स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इन 8 सेलों में से, ठीक है, देखो 4 एक कोने पे हैं, 4 एक कोने पे हैं, ठीक है। तो दोनों पोल की तरफ चली गई है ना, अलग अलग। तो इनमें से क्या होता है, 4 में से एक 3 क्या आ जाती है, इस तरह से बीच में आ जाएगी। इन चारों में से भी एक क्या आ जाएगी, इस तरह से बीच में आ जाएगी, ठीक है। अब बाकी के जो 3 हैं वो इधर रहेंगे और इधर जो हैं 3 उधर रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो 3 हैं ऊपर के, ठीक है, ये किसकी तरफ होते हैं, जो बेस होता है, जो आधार होता है। मैंने आपको ओव्यूल पढ़ाया था, ओव्यूल स्ट्रक्चर, उसमें एम्ब्रियोसेक में पढ़ाया था मैंने। तो एम्ब्रियोसेक की जो ये ऊपर वाली सेल होती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये किसकी तरफ होती हैं, चालजा की तरफ, यानी निभाग की तरफ होती हैं, ठीक है। और जो ये नीचे की 3 सेल्स हैं, ये यानी ये आधार की तरफ होती हैं। चालजा क्या था, किसी ओव्यूल का आधार होता है, ठीक है। और जो ये 3 सेल्स हैं इधर की साइड की, ये आपको जो 3 दिख रही हैं, ये जो सिरा होता है, ठीक है, ऊपर की टिप होती है जो ओव्यूल की, उस तरफ होती हैं, जिसे हम क्या कहते थे, माइक्रोपाइल कहते थे। और बाकी की जो 2 सेलें हैं वो इस तरह से यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे के डायग्राम में देखो, ये भी सेम डायग्राम है, ये शॉर्ट में है थोड़ा, कि क्या लिया हमने, एक एमएमसी ले दी, ठीक है, जो डिप्लॉयड है, उसने क्या बनाया, इस तरह का टेट्राड बनाया मियोसिस के बाद। इसमें फर्स्ट सेकंड मियोसिस नहीं बना रखा है, डायरेक्ट बना रखा है, ठीक है। अब इसमें से 3 तो क्या हो जाएंगी, जो 3 न्यूक्लियस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। या 3 सेल्स जो होंगी तो वो डीजेनरेट हो जाएंगी और एक ही डेवलपमेंट करेगी। और एक ही में क्या होगा फिर, पहली बार 4 सेल स्टेज और बाद में 8 सेल स्टेज या 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक आप बोल सकते हो, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होते हैं, इस तरह से न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अब इसकी बात करती हूँ मैं, लास्ट वाले की, इसकी बात, ठीक है। तो इसमें कलर था इसलिए दिखा रही हूँ। तो ये जो ऊपर की 3 सेल हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो किसकी तरफ होती हैं, चालजा की तरफ होती हैं, ठीक है। और जो नीचे की सेल्स होती हैं ये वाली, इनमें से जो 2 साइड्स की सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, इन दोनों को क्या लिखा हुआ है, सिनर्जिड सेल लिखा हुआ है। जो क्या करती हैं, जो ये पिंक वाली सेल है बीच की, इसको पोषण देने का काम करती हैं, ठीक है ना। अब जो ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो जो फिंगर लाइक, क्योंकि फिलीफॉर्म का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बना देती हूँ मैं इस तरह से, इस तरह से। बीच की तो एग सेल यूँ रहेगी, ठीक है। और जो ये साइड की रहेंगी ये थोड़ा छोटी रहती हैं, और इनके अंदर कलर दूसरा ले लेती हूँ, इनके अंदर इस तरह फिंगर बनी हुई होती हैं, इस तरह से, ठीक है, ठीक। तो ये फिंगर बनी हुई होती हैं, ठीक। एक सेल को छोड़ देना, और बाकी जो ये इधर की दोनों सिनर्जीज होती हैं, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये दोनों जो सिनर्जी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, पोषण देती हैं इस एग सेल को, ठीक है। ये वाली एग सेल्स है, इसको पोषण देती हैं। और जो वो उसके अंदर सिनर्जी सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है फिंगर लाइक, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक पीछे चले जाती हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या बना लेते हैं, देखो आगे जाके यहाँ पे क्या हो जाते हैं,
एक ही सेल बन जाता है। ये सेल तो आपको एक दिख रही है, सेल यूं है बीच में एक, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं इस तरह से। तो मतलब क्या हो जाता है, इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है आपस में, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था आपको, ये दो थी तो ये दो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दो आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बट इनके जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, वो इस तरह से देखो अलग अलग लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे बना देना, ऊपर 3 सेल्स दिखा देना, नीचे 3 सेल्स दिखा देना। फिलहाल मेरा मोटो बीच वाली सेल्स को दिखाने का है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ अंदर, ठीक है, और एक न्यूक्लियस यहाँ। तो सेल्स वो पूरी एक ही है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो पूरी एक संरचना होती है, ये जो एम्ब्रियो सैक की ये वाली स्टेज है, इसमें जो संरचना हमें मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है कि क्या, 3 एंटीपोडल सेल ऊपर, तीन तीन में से एक जो एग सेल है वो ये वाली है, ठीक है। और जो बीच में सेल है इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, इस पे क्या है, कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस पे इनके सबके अपने अपने एक एक न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। उंगली से अच्छे से बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, ठीक है। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो सैक हमें मिलता है, ये क्या मिलता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, एंजियोस्पर्म का एक पॉलीगोनम टाइप है, ठीक है। तो इसमें मैं गिन लेती हूँ, देखो पहली सेल्स, ठीक है, सेल्स गिनती हूँ पहले, कलर अलग अलग कलर से, 1 2 3, ठीक है, 3 ही हो गए, चौथी, पांचवी, छठवीं सेल, और ये बीच की एक किया है, 7वीं सेल। तो 7 सेल ये हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, येलो कलर से मैं क्या कर लेती हूँ, इनके न्यूक्लियस गिन लेती हूँ। देखो ये पर्पल कलर का एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, ये पिंक कलर का चौथा न्यूक्लियस, ये 5वां न्यूक्लियस, पर्पल कलर का 6वां, ये 7वां और ये 8वां। तो इस तरह से क्या मिल जाते हैं, 7 सेल मिलती हैं और 8 क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। और ये मैंने कहा क्या है, एंजियोस्पर्म का एक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और जनरली यही पाया जाता है इनमें, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। अब जो ये सारा मैंने लिखा रखा है, ठीक है, अब पॉलीगोनम मैंने बताया यहाँ पे, तो टी शेप भी होते हैं कुछ कुछ में, ठीक है, कुछ कुछ जो ये सॉरी जो लीनियर थे, यहाँ पे बताया था मैंने, 1 मिनट, ये वाला, ठीक है, जो मैंने चतुष्क की बात करी थी, ये क्या था, लंबवत था। और कभी कभी मैं वहाँ पे बताना भूल गई, स्लाइड आई तो मैंने देखा, तो क्या होता है, जो चतुष्क होता है लीनियर होता है जनरली एंजियोस्पर्म में, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो टी शेप भी हो जाता है, आपने देखा था टी शेप में, ठीक है। टी शेप को अगर ढंग से बनाए हम, अगर आपको याद होगा पीछे मैंने बताया था, उसमें हमने इस तरह से बनाया था, ये और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो 3 लंबवत है और एक क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। तो टी शेप भी बनाया था, ठीक। तो वो आप देख लेना। और ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो मैंने अभी बोला है वही सारा कुछ है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना कि क्या होता है, पहले 2 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, उसके बाद फिर एक जो सेल होती है वो डेवलप करती है, फिर वो सेल क्या करती है, माइटोसिस करती है, डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न करेगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 8 न्यूक्लिएटेड क्या आती है, सेल प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब आप कर लेना। उसमें फिर सिनर्जी सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है, और एग एपरेटस या एग सेल्स होता है, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे याद कर लेना थोड़ा। जो ये वाला मैंने बता रखा है पोलर न्यूक्लियाई यानी 2n जो बीच में है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो आगे अब देखो, जो ये है क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश है, ठीक है। तो भ्रूणकोश भी क्या होते हैं, इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं, 3 कभी कभी 4, ठीक है। तो 4 प्रकार के मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा खाली पेज होना चाहिए था इसमें। देखो क्या, जब मोनोस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक जब क्या होता है, जो मैंने 4 आपको क्या बताई थी, इस तरह से 4 सेल्स मैंने बनाई थी। कौन सा कलर लूँ इसमें कि दिखे आप लोगों को, ये ब्लू वाला ले लेती हूँ, ठीक है।
तो जब मैंने टेट्राड बनाया था इस तरह से 1 2 3 4, तो 4 में से जब देखो एक ही सेल क्या होती है, 1 सेल, मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 सेल क्या हो, फंक्शनल हो, यानी जिसने आगे जाके क्या बनना है, गुरु बीजाणु बनना है, ठीक है। और बाकी की जो 3 है, यानी ये ऊपर वाली, ये क्या करती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, उसको पोषण देने का काम करती हैं। तो इस प्रकार का जब आपको देखने को मिलता है, तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सेल तो फंक्शनल होती है और बाकी की 3 क्या होती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, हट जाती हैं, समझ लो पोषण देती हैं, ठीक है। तो ये वाला भ्रूणकोश क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश कहलाता है। मोनो देखो सिंगल 1 है इसमें, ठीक है, तो मोनोस्पोरिक कहलाएगा। अब बाई स्पोरिक, बाई नाम से पता चल रहा है 2, तो 1 2 3 4, 4 में से 2 क्या बनेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, इस तरह से फंक्शनल मेगास्पोर। ये बाकी के जो 2 हैं वो क्या करेंगे, वही डिसॉल्व होके क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो 2 तो क्या हो गए, फंक्शनल हो गए, और 2 क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, ठीक है, हो गया। तो इस तरह के जब भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई स्पोरिक, यानी जिसमें 2 मेगास्पोर बने, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, बाइस्पोरिक भ्रूणकोश कहेंगे, ठीक है। अब ट्राई में 3 तो फंक्शनल होंगे और एक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एक सेल जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी 4 में से, ठीक है। और जो टेट्रास्पोरिक है, टेट्रास्पोरिक में चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों क्या करते हैं, जो चारों सेल्स हैं, ठीक है, चारों ही सेल्स क्या काम करती हैं, आगे जाके मेगास्पोर बन जाती हैं, यानी ऑल 4 आर फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो चारों ही क्या बन जाते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, देखो 4 केंद्रक भी हो जाते, 4 सेल हैं तो 4 केंद्रक बन जाएंगे, और 4 केंद्रकों से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, ठीक है ना। और आगे जाके वो क्या करेंगे, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेंगे, चारों ही केंद्रक, ठीक है, ये चारों ही न्यूक्लियस क्या करेंगे, भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेंगे, ठीक है। तो मैंने बेटा इसमें एग्जाम्पल भी बता रखे हैं, देखो मोनोस्पोरिक मैंने बोला था कि जो एंजियोस्पर्म है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, उनमें क्या कौन सा टाइप पाया जाता है, मोनोस्पोरिक वाला, यानी पॉलीगोनम टाइप पाया जाता है, ठीक है, जो मैं अभी आज डिस्कशन किया था मैंने आपको, ठीक है। प्याज है, इसमें बाइस्पोरिक पाया जाता है, और ये बाइस्पोरिक, ठीक है। और एडोक्सा, ये जो टेट्रास्पोरिक है, इसमें कौन सा पाया जाता है, एडोक्सा टाइप पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो आप देख लेना ये सब, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर इतना ही था, आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक, चलिए।